तो आज जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफ-बाव का नियम। इस नियम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में आपने देखा कि पदार्थ, बिल्कुल स्पीड में चलेंगे पर पदार्थ अणु से बने होते हैं, अणु परमाणु से बने होते हैं और परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है और उसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा छोटी है, उसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी ऊर्जा भी कम होती है। दूसरी कक्षा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ा बड़ा है, बड़ा हो गया, स्पेस बड़ा दिख रहा है आपको, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे। और बड़ा तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इसमें आएंगे। ठीक, तो पहली कक्षा बोहर का नियम आपको याद होगा 2n² के हिसाब से। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा 18 इलेक्ट्रॉन की, चौथी कक्षा 32 इलेक्ट्रॉन की। ठीक इसी तरह से पांचवी कक्षा 25 दूनी 50 इलेक्ट्रॉन की, छठवीं कक्षा 36 दूनी 72 इलेक्ट्रॉन की। तो जैसे जैसे आपकी कक्षा बढ़ती जा रही, कक्षा की संख्या बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? परमाणु। तो परमाणु में हमने देखा कि परमाणु में क्या होता है? कक्षा। परमाणु में नाभिक और कक्षा में इलेक्ट्रॉन। चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो परमाणु में आपने देखा कक्षा। अब चूंकि जो छोटी कक्षा है, कोई बात नहीं, एक ही कमरा है हमारे पास, उसी में हम खाना भी बना रहे हैं, हॉस्टल वगैरह में होता है, उसी में खाना भी बन रहा है, उसी में सो भी रहे, उसी में स्टडी भी कर रहे हैं, उसी में कोई आ रहा है तो बैठ भी रहा है, यानी कि एक ही कक्षा, छोटा सा स्पेस है, एक कक्षा होती है, उसी में सब कुछ है। लेकिन जब हमारा घर बड़ा होता है तो उसमें किचन सेपरेट होती है, बेडरूम सेपरेट होता है, ड्राइंग रूम सेपरेट होता है, लैट्रिन, बाथरूम, हर चीज अलग अलग। वैसे ही जैसे जैसे कक्षा बड़ी होती जाएगी तो कक्षा को हम बांटेंगे उपकक्षा में। उपकक्षा को हम बांटते हैं कक्षक में, और कक्षक में होता है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैं अभी क्वांटम संख्या आपको बता देती, इन 4 चीजों के आधार पर 4 क्वांटम संख्या होती है। कक्षा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। उपकक्षा जो कि पहचान बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, किस कक्षक में है, उसकी उपकक्षा क्या है, उसकी कक्षा क्या है। तो ये चीजें हम थोड़ा अलग कर रहे हैं, अभी ऑफ-बाव के नियम तक हमारा जाना बहुत जरूरी है, इसलिए ताकि आप आवर्त सारणी समझ सकें। तो ऑफ-बाव का नियम हम पहले पढ़ेंगे और क्वांटम संख्या हम डिटेल से आपको बाद में बताएंगे। तो हम चले कहाँ? कक्षा। तो कक्षा में आपको पता है ऑफ-बाव का नियम, हम किसी का भी लें तो कक्षा। अब ये पहली कक्षा n बराबर 1, दूसरी कक्षा n बराबर 2, तीसरी कक्षा n बराबर 3, चौथी कक्षा n बराबर 4। इतने को ही बांटते हैं। तो पहली कक्षा चूंकि छोटी है, आपने अभी अभी देखा, पहली कक्षा जो बहुत छोटी होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपकी आई कक्षा। तो उपकक्षा, तो इसकी उपकक्षा एक ही रहती है। जैसा कि मैंने बताया, हॉस्टल के कमरे में बच्चे अपना हर काम एक ही रूम में कर रहे होते हैं, या फिर हम कहीं किराए से रहने जा रहे हैं तो एक ही रूम में हम सारा काम कर रहे हैं। तो वो उपकक्षा, कक्षा छोटी, उपकक्षा उसमें 1। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिला, n बराबर 2, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चूंकि 2 है, उपकक्षा 1 है,
तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसी में आ जाएंगे। अब हम n बराबर 2 की बात करें, जहां पर कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं और इस 8 में अब 2, तो ये 2 तो फिक्स हो गया। यहाँ पर आपकी जो उपकक्षा होगी ये 2 होगी, एक पहला और एक दूसरा। कक्षा की संख्या 1, उपकक्षा की भी संख्या 1, कक्षा की संख्या 2, उपकक्षा की भी संख्या 2, पहला और दूसरा। कक्षा की संख्या 3, उपकक्षा की भी संख्या 1, 2 और 3। कक्षा की संख्या 4, उपकक्षा की भी संख्या 1, 2, 3 और 4। यह ध्यान देना है। अणु बटा परमाणु में परमाणु नाभिक को अब अपन अलग कर रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे हैं। बोहर के अनुसार अपन ने पढ़ चुके कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं। पहली कक्षा छोटी, दूसरी और बड़ी, तीसरी और बड़ी। पहली की ऊर्जा कम, दूसरे की और ज्यादा, तीसरे की और ज्यादा, चौथे की और ज्यादा। फिर हमने देखा कि कक्षा जो जो बड़ी होती जाती है वह उपकक्षाओं में बंटती है। उपकक्षा जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वह कक्षक में बंटते चले जाते हैं और उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे कक्षाओं में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कक्षक में रहते हैं। कक्षक कहाँ रहते हैं? उपकक्षा में रहते हैं। उपकक्षा कहाँ होती है? कक्षा में होती है। और कक्षा कहाँ होता है? परमाणु में, परमाणु अणु में और अणु पदार्थ। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा, ये हमने कक्षा लिया हुआ है। कक्षा और कक्षा की संख्या यानी कि n बराबर 1, उपकक्षा की संख्या 1 जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। फिर कक्षा, कक्षा, ये पूरे कक्षा है आपके, ये कक्षा जा रहे हैं आपके। तो यहाँ पर n बराबर 2 यानी कि दूसरी कक्षा और बोहर के नियम के अनुसार कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। फिर n बराबर 3 यानी कि तीसरी कक्षा और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 तिल का 9 दूनी 18। फिर कक्षा संख्या 4, n बराबर 4, कक्षा संख्या 4 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर हमको बांटनी है 32। ये बात आपको पता है या मैंने अभी अभी बताई कि उपकक्षा n यानी 1 तो उपकक्षा की संख्या भी 1 n यानी 1 के लिए उपकक्षा 1 यानी पहली कक्षा में केवल एक उपकक्षा। n बराबर 2 यानी कि उपकक्षा भी 2। n बराबर 3 यानी कि 3 उपकक्षा, 1, 2 और 3। n बराबर 4 यानी कि 4 उपकक्षा। जो कक्षा की संख्या होगी ठीक उतनी ही संख्या में उसके पास उपकक्षा होंगे। क्लियर है? फिर से देखिए, पहली कक्षा 1 उपकक्षा, दूसरी कक्षा 2 उपकक्षा, तीसरी कक्षा 3 उपकक्षा, चौथी कक्षा 4 उपकक्षा। अब क्या ये 1 2 1 2 3 1 2 3 4 क्या ऐसा होगा? तो फिर तो ये सारे 1 1 1 1 तो मिल नहीं गए, अपन को पता ही नहीं चलेगा कि ये एक नंबर 1 कौन सी कक्षा का है। तो इसके लिए उसमें संकेत होता है और वो है कि 1 को अपन S से सूचित करेंगे। 1 को अपन S से, जितने 1 हैं सबको, इसका आकृति होती है स्फेरिकल S, ये 1 S, ये 1 S। n बराबर 5 होता तब भी S, n बराबर 6 होता तब भी S। 1 पहली उपकक्षा यानी कि S। क्लियर है? ठीक, जहां जहां 1 है यानी कि आपकी पहली कक्षा में एक ही उपकक्षा और वो है S। दूसरी कक्षा में 2 उपकक्षा
कक्षा 1 और 2 जिसका पहला नंबर है s। तीसरी कक्षा 1, 2, 3 उपकक्षा जिसका पहला नंबर है पहली उपकक्षा यानी s। सबके हर कक्षा में जो पहली उपकक्षा होगी वो होगी s। उसके बाद हम दूसरे की बात करें तो अब चूंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, s में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, केवल 2। तो अब चूंकि n बराबर 1 है और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन s उपकक्षा में आ गए। फिर हम n 2 है और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 2 यानी कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। तो s में तो 2 ही आएंगे, बाकी बचे 6। तो दूसरी उपकक्षा जो होती है उसको पेंडुलम डंबलाकार p से प्रदर्शित करते। दूसरी कक्षा पेंडुलम जैसा होता है, डंबलाकार होता है, उसको p से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर अब चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और बचे कितने? 6। तो 6 चले गए p में। तो p किसके लिए फिक्स हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन के लिए? 6 इलेक्ट्रॉन के लिए। s कितने के लिए फिक्स हो गया था? 2 के लिए। तो हर s में 2-2 इलेक्ट्रॉन, हर s में 2 ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। p में 6। तो अब दूसरी उपकक्षा किसके लिए फिक्स हो गई? p 6, यानी कि p में अब हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। तो p यहां भी p डाल दें, p6, यहां भी p डाल दें, p6। ये आपके पहली कक्षा में p जैसी कोई चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे अपने पास जो s में समा गए। दूसरे में हमें 8 इलेक्ट्रॉन थे जिसको कि 2 तो हमने s में और बाकी के 6 p में डाला। तीसरी कक्षा के लिए 2 s में और p में हमने 6 तो डाल दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास 6, 2, 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 में से अभी 8 की ही खपत हुई है, अभी शेष 10 बचे हैं। तो ये होता है डबल पेंडुलम। तो उसको d से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें बाकी के बचे 10 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इसमें 32 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे नंबर की उपकक्षा यानी कि d, तो d में 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भरे ही जाएंगे, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ लेते हैं f। अब f जो है, f में शेष इलेक्ट्रॉन अब 2 s में चला गया, 6 p में चला गया, 10 d में चला गया, बाकी के बचे कितने? तो वो 14। वो 14 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो f में आते हैं। अब f फिक्स हो गया कितने के लिए? 14 के लिए। अब हम n बराबर 5 की बात कर रहे हैं पहले, फिर हम इसको चेंज करें। n बराबर 5, बिल्कुल सही कह रहे हैं। n बराबर 5, n बराबर 1, 1 उपकक्षा, n बराबर 2, 2 उपकक्षा, n बराबर 3, 3 उपकक्षा, n बराबर 4, 4 उपकक्षा, n बराबर 5, 5 उपकक्षा, n बराबर 6, 6 उपकक्षा। चलिए ले लेते हैं। n बराबर 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 उपकक्षा। इसको अपन s ले चुके हैं। दूसरी उपकक्षा p, तीसरी उपकक्षा d, चौथी उपकक्षा f और पांचवी को हम g ले लें। बिल्कुल ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। छठवीं में g के बाद h भी आ जाएगा आपका। ठीक, अब 5, अब 2n² की अगर अपन बात करें तो 2 गुणे 5 का वर्ग बराबर 25 दूनी 50 इलेक्ट्रॉन की जगह चाहिए। 50 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 5 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 50 इलेक्ट्रॉन। 50 इलेक्ट्रॉन में 2 तो s में चले गए, 6 p में चले गए, 10 d में चले गए, f में गए 14।
अब 6 2 8, 10 8 18, 18 और 14 होते हैं 32। अब बचे कितने? 50 में 32 तो 18। तो जी में 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ऐसे ही H में तो 6 छंग 36 दूनी 72, जितने तो 22 इलेक्ट्रॉन H में चले जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से ये क्रम बढ़ता चला जाएगा। अब हम पीछे आते हैं। तो ऑपा को जो नियम है इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में ही आपकी आधे से ज्यादा केमिस्ट्री टिकी हुई है। केमिस्ट्री यानी कि आपका रसायन जो है वह ऑपा के नियम से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते आ गया, तो आपको आवर्त सारणी तुरंत समझ में आ जाएगी। आवर्त सारणी समझ में आ गई यानी केमिस्ट्री समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ऑपा के नियम को अपन को बहुत ही अच्छे से समझना है। और जो मैं अभी बनाऊंगी तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि कैल्शियम 20 को मैंने बांटा था 2 8 8 और 2। क्यों बांटा था? मैंने 2 8 10 अब भी मैं बताती आई हूँ कि तीसरी कक्षा में 3 तिरका 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर मैंने ये 10 क्यों नहीं किया? मुझे यहाँ 10 करना था, ठीक, लेकिन मैंने यहाँ 10 नहीं किया, मैंने यहाँ 2 क्यों किया? तो यह 2 करने के लिए हमें कौन कहता है? ऑपा। अब ऑपा क्या कहता है उसको अपन देखते हैं। तो ऑपा कहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन को बढ़ती हुई जिन भी उपकोशों में भरना है, तो बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में। अपने साथ एक समस्या है, अपनी गाड़ी में पेट्रोल कम है तो हम ज़्यादा भरवाना चाहते हैं, उससे खुश होते हैं। पैसा कम है, ज़्यादा पैसा चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, हमको बढ़ती हुई ऊर्जा अच्छी लगती, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ उल्टा है। वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते, उनको कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता है। जितना कम ऊर्जा, वो कम ऊर्जा की तरफ भगेंगे, कम ऊर्जा की तरफ इलेक्ट्रॉन भगेंगे। और तो सबसे पहले कम ऊर्जा में कौन जाएगा? तो मैं जाऊंगा। कम ऊर्जा में कौन जाएगा? तो मैं जाऊंगा। तो यानी कम ऊर्जा जिसकी होगी वो कम ऊर्जा वाले में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो उससे ज्यादा वाले में जाएगा, बचेगा तब और ज्यादा वाले में जाएगा। तो बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर, ऊर्जा मैंने आपको बताया था, ऊर्जा कैसा? तो ये परमाणु के बीचों बीच नाभिक, और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं। ये कक्षा तो बात की चीज है। ये कक्षा क्या है? तो मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि कक्षा कुछ नहीं है। ये कक्षा ये है, ये कक्षा, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि आपका ये घूम रहा तो दिख रहा, घूमना इसने बंद कर दिया, भाग के यहाँ चला गया और कक्षा ये समाप्त हो गई। कक्षा समाप्त हो गई। तो कक्षा कुछ नहीं है, कक्षा क्या है? ऊर्जा स्तर। ठीक, आप अपन आगे बढ़े तो ऊर्जा स्तर, फिर आपने ये भी देख, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के पास कम ऊर्जा होती है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के पास ज्यादा ऊर्जा होती है, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के पास और ज्यादा ऊर्जा, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के पास और ज्यादा ऊर्जा। पहली कक्षा कम ऊर्जा, दूसरी कक्षा और ज्यादा ऊर्जा, तीसरी कक्षा और ज्यादा ऊर्जा, चौथी कक्षा और ज्यादा ऊर्जा। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, नहीं तो पता चला चौथी में चले जाए पहले, तो उसको ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, उसको कम ऊर्जा चाहिए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो भगा भगा आएगा, पहली कक्षा में आके बैठेगा, अरे मैंने अपनी जगह सुरक्षित कर ली, अब मैं कम ऊर्जा वाले स्थायी वाले स्थान में आ चुका हूं। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो भी पहली कक्षा में आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो किस कक्षा में जाएगा? दूसरी कक्षा में। लिथियम, अब वो एक इलेक्ट्रॉन, चौथा दूसरी कक्षा, पांचवा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आएगा, छठवां इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आएगा, सातवां इलेक्ट्रॉन दूसरी, आठवां दूसरी, नौवां दूसरी, 10वां दूसरी। अब ये जगह फिल हो गई, अब यहाँ नो एंट्री। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? रोग आके
ना भी चाहते हुए उनको तीसरी कक्षा में जाना पड़ेगा। तीसरी कक्षा जिसकी ऊर्जा दूसरे की ऊर्जा पहले से ज्यादा, तीसरे की ऊर्जा दूसरे से भी ज्यादा, चौथे की ऊर्जा तीसरे से भी ज्यादा। चलिए अब यहां देखते हैं अपन। तो इसके लिए करना क्या है अपन को, n बराबर 1। अब हम यहाँ पर केवल कक्षा की बात नहीं करेंगे, अव्ययों का नियम उप कक्षा की भी बात करता है। तो हम कक्षाओं को, जो कक्षा बंटने वाले हैं, तो उसको हम उप कक्षाओं में बांट कर रखेंगे, इलेक्ट्रॉन उप कक्षाओं में डालेंगे। n बराबर 1। जैसे ही पहली कक्षा की बात करें तो वहां पर केवल एक उपकोष है, वो है s। बिल्कुल क्लियर है, आपको बता दिया है मैंने। फिर n बराबर 2 की अगर हम बात करें तो 2 उपकक्षा, आप सभी को पता है, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, एक s और दूसरा p। अब हम n बराबर 3 की बात करें तो आपके 3 उपकक्षा, बिल्कुल आप सभी को पता है, s, p और d। 4। फिर वेरी सिंपल, जो नंबर कक्षा की है ठीक उतनी ही संख्या में उसके पास उपकक्षा है। तो n बराबर 4 में 4 उपकक्षा s, p, d और f। n बराबर 5 ले लें, s, p, d, f और g। n बराबर 6 ले लें, बिल्कुल 6 उपकक्षा आप बनाइए, कोई झिझक की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके बुक में अलग अलग बुक्स रहती हैं, आपके बुक में यहाँ पर FIF करके छोड़ दें। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें F तक की ही जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि F तक की जरूरत है तो G होता नहीं है। अब जब कक्षा बड़ी होगी तो उसमें G उपकोष भी होगा। G 6वीं में हम ले S, P, D, F, G और ये आपका H। ऐसे ही आपको 7वां 8वां भी ले लेना है। चलिए अब अपन बात करें, पहली कक्षा में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, S में। इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, ये 2 और ये 6 आ गए। ये आप समझ चुके हैं, डिटेल में जाने की अपन को जरूरत उतनी नहीं है। तीसरी कक्षा 18, 2, 6 और 10। चौथी कक्षा 32, 2, बिल्कुल उतारते जाइए, 6, 10, बिल्कुल हम सब में चाहें कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे डी में 10-10 उतार दीजिए, पी 6 के लिए फिक्स है, 6-6 उतार दीजिए, एस पूरा 2-2 के लिए फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ आपका 14 और ये 14 के लिए फिक्स है। जी आपका 18 के लिए फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। एच आपका आई थिंक 22, यस 22 के लिए फिक्स है कि उस उपकोष में इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक, अब ये सारे S एक से हैं, ये सारे P एक से हैं, ये सारे D एक से हैं, ये सारे F एक से हैं, ये G एक से हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वह 5वीं कक्षा का F है कि ये 6वीं कक्षा का F है, ये पहली कक्षा का S है कि 6वीं कक्षा का S है। H2 हमने लिखा, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ है तो S2 बोल दिया। S2 बोलने से उसके कक्षा का ज्ञान हमें बिल्कुल भी नहीं होता है, हमें ये बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा के S उपकोष में है। तो उसके लिए वेरी सिंपल, कोई परेशानी नहीं है। ये n बराबर 1 है तो इसकी इस S के आगे 1 लगा दो, यानी कि ये जो S है वो पहली कक्षा का S उपकोष है। अब इलेक्ट्रॉन ही अगर डिफर करता तो अपन समझ जाते पहली कक्षा वाले S में 2 इलेक्ट्रॉन होते, दूसरी वाले में ज्यादा होते, तीसरी में और ज्यादा होते, लेकिन ऐसा है नहीं, सारे S में S उपकोष आपका 2-2 इलेक्ट्रॉनों के लिए फिक्स है। तो फिर
कैसे पहचान होगी? तो जिस कक्षा का एस है उस कक्षा का नाम उसके आगे लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। ये पहली कक्षा थी, पहली कक्षा के आगे एक लगा दिए। अब दूसरी कक्षा के आगे 2 लगा देंगे, तीसरी कक्षा के आगे 3 लगा देंगे, चौथी कक्षा के आगे 4 लगाएंगे, पांचवी कक्षा के आगे 5 लगाएंगे, छठवीं कक्षा के आगे 6 लगाएंगे। लगा दिया। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं? बिल्कुल। हमने क्या लिखा? तो सबसे पहले n बराबर 1 था, तो 1:2। इसको क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल आप स्क्वायर गलती से भी नहीं पढ़ना है। ये जो 2 है ये जो 2 लिखा है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि 1s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यहाँ तो ठीक, अगर एक ही होगा तो 1 भर देंगे ना, 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। यहाँ पर 2 लिखा है यानी 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। बिल्कुल इसको 1s2 यानी 1 पहली कक्षा के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छे बड़े बड़े गलती कर लेते हैं। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 3s स्क्वायर। अरे स्क्वायर का तो तात्पर्य ही यही है कि 1s इंटू 1s। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का जिक्र कहाँ से होता है? नहीं होता है। ठीक, या फिर यूं बोले 1s इंटू s, तो वो नहीं है। ये 1s2 ही आपको पढ़ना है। यह गलती आपको कभी नहीं करना। 1s स्क्वायर, 1s2, 2s2, 2p6। तो पहली कक्षा में केवल 1s2 लिख लेना है। दूसरी कक्षा 2s2, 2p6। तीसरी कक्षा 3s2, 3p6, 3d10। बिल्कुल उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पढ़िए, 2, 6, 10। फिर 4s2 नॉट 4s स्क्वायर, 4p6, 4d10, 4f14। कोई दिक्कत नहीं। फिर आप 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, 5g18 पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप देख रहे हैं पहली कक्षा 1 उपकक्षा, दूसरी कक्षा 2 उपकक्षा, तीसरी कक्षा 3 उपकक्षा, चौथी कक्षा 4 उपकक्षा, पांचवी कक्षा 5 उपकक्षा, छठवीं कक्षा और 6 उपकक्षा, जो कि हमें जरूरत पड़ेगी। ब्लैक बोर्ड खत्म हो गया, इसको मैं फिर से लिखती हूँ। ठीक, आप लोग के स्क्रीन पर है, आप उसको पॉज कर सकते हैं अपने टाइम के लिए। तो मैं सब साफ करती हूँ कि आगे का कार्य क्या करना है, तो वो हम बताते हैं आपको। और उसके बाद 118 आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे चुटकियों में, बिल्कुल तुरंत। कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है, किसके नियम से? अबव के नियम से। अभी ऐसे नहीं लिखना है जो मैंने लिखा, वो तो एक बताया मैंने, वो उसके बारे में बताया। अभी लिखना कैसे है वो अभी शेष है, उसको आगे देखिए, ध्यान से देखिए। n बराबर, अब हम ज्यादा ऊपर से लेंगे क्योंकि हमें नीचे जगह नहीं बच रही है। n बराबर 1 के लिए मैंने लिखा 1s2। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी है, नहीं। n बराबर 2 के लिए मैंने लिया 2s2 और हाँ बिल्कुल सही 2p6। n बराबर 3 के लिए मैंने लिया 3s2। 3 लगाना जरूरी है, n बराबर 3 है तो इसमें सब में 3 लगेंगे, तो 3s2, 3p6, बिल्कुल राइट, 3d, हाँ 10। अब आप लेते हैं n बराबर 4। n बराबर 4 के लिए आपको लेना है 4s2, 4p6, 4d10, बिल्कुल राइट। एक और जाएगा 4f14। जैसे ही अपन ने यहाँ n बराबर 4 लिखा तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि हमें 4 उपकक्षा बनाना जरूरी है। ये ज्यादा बड़ा लग रहा है, कोई नहीं, ये 4 हटाकर आप लिखिए s, p, d और f।
एस में 2 इलेक्ट्रॉन डालिए, बाद में पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 कैसे निकालना है, क्यों डालना है, ये सब आप बहुत बारीकी से जान चुके हैं। इसमें कहीं कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। अब अपन ने n बराबर 5, तो फिर 5 कक्षा, 5 उपकक्षा, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14 और f के बाद 5g18। मैंने कहा था कि ये नहीं लिखते हैं लोग बाग, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब वो क्यों नहीं है ये आपको अभी पता चलेगा। फिर है n बराबर 6, चलिए बिल्कुल सही बताते जाइए। 6s2, 6p6, साथ में बोलते जाना है। 6d10, 6f14, 6g18, 6h22। फिर है n बराबर 7। दूरी थोड़ी ज्यादा हो गई, अपन को ध्यान रखना है। आप लाइन वाले पेज में बनाएंगे, दूरी का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये मैं केवल लिख नहीं रही हूँ, इसमें आगे भी कुछ प्रक्रिया मुझे करनी है। तो दूरी का आप विशेष ध्यान देंगे कि ये डिस्टेंस आपका समान हो और यह डिस्टेंस भी आपका समान हो, ठीक। फिर आपके पास स्केल है, कॉपी है, लाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। n बराबर 6, हाँ n बराबर अपन ने लिया 7, 7s2, 7p6, 7d10, 7f14, 7g7, h18, 22। आगे का हम भी नहीं ले रहे, आई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है n बराबर हम 8 तक लेंगे। n बराबर 8, तो आपको भी लेना है n बराबर 8 तक। 8s2, 8p6, 8d10, 8f14, 8g18, 8h22। यहां तक आपने लिख लिया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हम जान रहे हैं कि नहीं है परेशानी आपको, ठीक। अब ये साफ कर दें, मैं कर देती हूँ, मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, आप लोगों को साफ करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ते हैं, ये अबव का रूल, नियम या अबव का इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम किसमें, कक्षा और उनके उप कक्षाओं में ये लिखा हुआ है आपके सामने। लेकिन अभी ये क्रम बना नहीं है, वो क्रम हमें अभी बनाना है। तो कैसे बनाना है? 1:2, ये हमने तिरछे से काट दिया इसको, तिरछे बिल्कुल। आप यहाँ स्केल रखेंगे, मैं तो ऐसे ही काट लूंगी। आपको यहाँ स्केल रखना अनिवार्य होगा। ज्यादा हो सो आप दूसरे कलर के पेन का इस्तेमाल कीजिए, ब्लू, रेड, ब्लैक, आप अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको काटने के लिए। ये मैंने तिरछा काटा, अब ये 2 कट रहे हैं। बिल्कुल जो कटे आपके स्केल की सीध में, इत्मीनान से केवल उसे काटना है, तिरछे तिरछे काटते जाना है। ये अगला, अब आपका ये 3 कवर कर रहा है, अगला आपका 4 कवर कर रहा है, अगला आपका 5 कवर कर रहा है। इस तरह से जितने कवर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इतना बस। इसके आगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप चाहें, आप ना चाहें, हम इरेज कर देंगे। आपको इरेज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास नीचे इस कॉपी में जगह है, दूसरा पेज है, मेरे पास दूसरा पेज नहीं है। चलिए अब आगे बढ़े। आप इसको, इसकी पूंछ, अगले का सिर, ये सिर मान के चलो, और ये इसकी पूंछ,
जैसे चूहा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये मैंने मिलाया। इसको आप दूसरे कलर से भी मिला लीजिए। बिल्कुल बीच में से ये लाइन खींचना अनिवार्य है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चे क्या करते हैं, इसकी पूंछ, इसका सर। जैसे ही आपने ऐसा काम किया, ये किसी बुक में भी ऐसा डिटेल से बनाया हुआ नहीं है, आपको यहाँ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। इसकी पूंछ, इसका सर, लाइन बीच में से जाएगी। इसकी पूंछ, पहले की पूंछ, दूसरे का सर, लाइन बीच में से जाएगी। फिर अब बची इसकी पूंछ, पूरा हमें जोड़ना है, फिर बीच में से निकालना है। इसकी पूंछ, इसका सर, फिर बीच में से निकालिए इसकी पूंछ, अगले का सर। बिल्कुल ध्यान देना है, ये आपकी गई, ये लाइन आपकी गई, ये लाइन आपकी गई, बीच में जरूर जाएगी। फिर इसकी पूंछ और इसका सर, ये लाइन बीच में से जरूर जाएगी। फिर इसकी पूंछ, इसका सर, फिर इसकी पूंछ। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है, बीच में से लाइन खींचकर अगले के सर पर ले जाना है। फिर इसकी पूंछ, जैसे वो चूहा पूंछ में कोई चीज चिपकी होती है, झट्टे से अपनी पूंछ को अपने मुंह तक ले आता है, बिल्कुल वैसे ये मुंह, और हमने पूंछ घुमाई और मुंह तक ले आया, बिल्कुल ऐसे। इतना ही करना है। जहां A-2 वाला आपका मिल गया, आपकी सारी टेंशन दूर, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये लाइन, कलर अलग अलग रहेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देंगे। क्या लिखिए आप किसी और कलर से, तिरछी वाली ये ब्लू से आपने लिखा, ब्लैक से आप उनको काटिए और रेड से आप लाइन मिलाइए, तो आपको पता चलेगा, बहुत अच्छे से पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। अब बाकी का मैं साफ कर रही हूँ क्योंकि इन सब की आवश्यकता नहीं। पहले ही मैंने कहा था कि जी मैं लिख रही हूँ क्योंकि क्रम ही यही है, पहली कक्षा 1 उपकक्षा और 7वीं कक्षा तो 7 उपकक्षा, वो तो हमें बनाना ही बनाना, 8वीं 8 उपकक्षा, तो इस कारण ये बनाया है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये बात आप अभी अभी देखेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको पता चल जाएगा कि अब हमें करना क्या। मान के चलिए एक नवोदय की क्लास में, अपन लोगों के स्कूल तो ठीक ठाक है, जितने आते हैं आने दो, जो जाता है जाने दो। हम एक नवोदय या फिर सेंट्रल स्कूल की बात करते हैं जहां पर की एक फिक्स स्ट्रेंथ होती है। बिल्कुल इस कक्षा में हमें 40 स्टूडेंट डालना, 40 यानी कि 40। अगर वो 39 हुआ तो एक बच्चे के लिए फिर से पेपर करा लेते हैं और एक बच्चे को एडमिट कर लेते हैं। नहीं मिला कोई बात नहीं, 39 रहे आएंगे, लेकिन 40 से 41 नहीं होगा। इस बात को आप गौर कीजिए, 40 से 39 हो सकता है, 38 हो सकता है, लेकिन 40 से 41 कभी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसा ये है। देखिए सबसे पहले नंबर पर कौन है, ये 1s2। अब आप इसको पहले लिख लीजिए, कहीं भी आपके पास जगह है, यहाँ लिख दें अपन 1s2, ये नई सीरीज। फिर अब इस पर उंगली डालते जाना, उंगली 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 उंगली, यहाँ पहुंच गई अपनी उंगली, ये हो गया 2s2। तो दूसरे नंबर पर अपन ने लिया 2s2। फिर अपन चलते गए चलते गए चलते गए और ये आया 2p6, 2p6। फिर अपन चलते गए चलते गए चलते गए और ये अपन ने लिया 3s2। फिर अपन चलते गए चलते गए चलते गए और ये अपन ने लिया 3p6, 3p6। लाइन पर उंगली चलते जाना है, ये गया
3p6। फिर ये लेकर आए अपन और ये आया 4s2। फिर अपन और आगे बढ़े, बिल्कुल यहीं 4s2 में छोड़ा है, गोला लगाते जाना है, गोला न लगाएंगे भूल जाएंगे कि कहाँ थे अपन, बकायदा गोला लगाइए। ये गोला वाला कवर हो चुका है, वो अपन ने लिख दिया है 4s2। फिर आप इस पर उंगली या पेन जो भी है आप चलाते जाइए चलाते जाइए चलाते जाइए, यहाँ लेकर आएंगे और ये आपका आया 3d10। यहाँ देते हैं 3d10। फिर 3d10 के बाद आपका आ रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा सबको, 4p6। क्या पढ़ेंगे इसको, 4p6। तो ये आपने लिया 4p6। फिर आपने लिया 5s2। तो यहाँ हम लेते हैं 5s2। बिल्कुल ना दिमाग को परेशान करना है ना किसी चीज को, केवल आपको उंगली चलाते जाइए और बिल्कुल सहज मन से लिखते चले जाइए। ये आपका आ गया 5s2। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ये गोला हमें बता रहा है कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब हम और आगे बढ़े तो ये आपका आया 4d10। तो ये आप लिए 4d10। फिर 5p6। तो हम ले लें 5p6। फिर है 6s2। तो ये आपने लिया 6s2। और आगे बढ़े 4f14। तो यहाँ पर लेते हैं 4f14। आगे बढ़ जाए, अब आता है 5d10। जब आप लाइन सीधी बनाएंगे, सही काटेंगे, बीच में से लाइन निकालेंगे, तब ये क्रम आपको प्राप्त होता जाएगा, नहीं तो नहीं। क्रम बिगड़ा, आप समझ जाइए कि आप गलत कर रहे हैं। 4f14। हम 4f14 पहुंच गए, अभी 5d10 उतरना शेष है, गोला लग चुका है। 5d10। फिर 6p6। फिर 7s2। फिर आप ऊपर चले जाइए, जी जी जा रहे हैं, ये बिल्कुल लाइन जहां से गई है। अब ये आपका आया 5f, यहाँ तक आ चुके हैं, गोला लगा दीजिए 7s2। अब हम आए हैं 5f14। फिर ये आया आपका 6d10। 6d10। और फिर आपका आया 7p6। और यहाँ हमने ले लिया 7p6। इसकी भी आवश्यकता हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि अब और ज्यादा हमारे पास तत्व ही नहीं है। अब वो कैसे? अब मुझे कैसे पता चल गया कि और ज्यादा तत्व नहीं है, हमें 7p6 तक लेना है। ठीक, तो आप सभी को ज्ञात है कि हमारी आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। तो जाहिर सी बात है कि 118वें तत्व में 118 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? परमाणु संख्या 118, क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 118। परमाणु संख्या 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या 118 यानी कि 118 इलेक्ट्रॉन। चले देखते हैं क्या 118 इलेक्ट्रॉन। चलो ये भी नहीं देखते, थोड़ा सा पहले और देख लो। अब हम लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लें। ये थोड़ा हम साफ भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको यहीं से मोड़ दें। ठीक, ये था। हाँ, अब हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1। अब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिखा था, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में 2, लिथियम का परमाणु संख्या 3, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 1। फिर बेरिलियम, बोरॉन, चलो ठीक है, सोडियम ले लें, यानी 11 को आपने लिखा था 2, 8 और 1। कैल्शियम को मैंने लिखा था
2, 8, 8 और 2। क्लियर? ठीक, अब क्यों लिखा? ये जो बना हुआ है, ये जो क्रम हमें प्राप्त हुआ है, मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले जाना चाहते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर, बिल्कुल इसकी कैटेगरी बिल्कुल 1 की है, यहाँ सब कोई जाना चाह रहा, वो है 1s2, सबसे कम ऊर्जा वाला। तो इसकी ऊर्जा सबसे कम, उससे ज्यादा ऊर्जा इसकी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएंगे तो सबसे उच्च क्वालिटी वाला होगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक की जगह खाली है, दूसरा भी वहीं जाए, है ना? एक्सेलेंस है तो हम वहीं जाएंगे, मॉडल है तो हम वहीं जाएंगे। अदर स्कूल में जब वहां की सीट भर जाएगी तब जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही 1s2 एक्सेलेंट है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा भी आया, सीट फुल, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। अब कैटेगरी चेंज हो रही, अब ऊर्जा बढ़ रहा, ये जो चिन्ह निशान लगाया मैंने ग्रेटर देन का, तो ये ऊर्जा बढ़ रहा है 2s2। अब 2s में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इसके, 1 इसके, 3। फिर अगर हमें हाइड्रोजन का लिखना था तो एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब है ही तो क्या भर लोगे? तो इसको हम लिखेंगे 1s1। जब यहाँ हमें 2 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो गए जैसे कि हीलियम, तो हम यहाँ लिख देंगे पहली कक्षा 1s और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इसको पढ़ेंगे 1s2। अब लिथियम की हम बात करें तो यहां पर हम लिखेंगे 1s2, 2 हो गए, ये 1s2 भर गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, बेचारा कहाँ जाएगा? तो दूसरे में, भैया जगह दे दो, हो गया, ये आपका भरा 2s1, 1s2, 2s1। ये मैं लिख रही हूँ, जिसको आपने 2, 1 लिखा बोहर के नियम में, वही मैं भी लिख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि हमने उसकी उपकक्षा भी साथ में जोड़ दी है और इलेक्ट्रॉन यहाँ ना लिख के ऊपर लिखा हुआ है 2, 1। बिल्कुल हाइड्रोजन का जो 1 तो वो 1 ऊपर लिखा है, हीलियम का 2 तो वो 2 ऊपर लिखा है, नीचे नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, नीचे तो वो प्रदर्शित कर रहा कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के एस उपकोष में है, दोनों के दोनों। अब यहाँ पर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम 1s2, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जब फुल हो गए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा? दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा के एस उपकोष में। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष हैं, एस और पी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2s में। क्यों? क्योंकि 2p की ऊर्जा 2s से ज्यादा है, तो इसलिए वो पहले यही आएगा। ठीक, तो 2s1। अब जो इससे लो क्वालिटी वाला हो वो दूसरे नंबर पे 2s2, सॉरी यहाँ पर 2s1 ही रहने दें। ठीक, फिर बेरिलियम में 2s2, बोरॉन 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे तो 2s2 तो फुल हो गया, अब कहाँ जाएगा? 2p1। चलिए बोरॉन यहाँ लिख दे रहे हैं, बोरॉन 5, तो 5 में कैसे भरेंगे? 1s2 और 2s2, तो ये 2, 2, 4, 1s2, 2s2, 2, 2, 4 कंप्लीट। अब कौन ऑर्बिटल सामने, कौन कक्षक उपकोष सामने आ रहा है? तो 2p वाला, 2p। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? तो 2p1। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p1। एक बार मैं फिर से कहूंगी कि ये चीजें अगर आपके एक बार यहाँ चली गई तो निकलेगी नहीं, निकाले नहीं निकलेगी। आप चाहोगे निकाल निकाल कर फेंक दो, अरे परेशान कर रहा, बिल्कुल नहीं निकलेगी। एक बार आपको पूरे धीरज से इस वीडियोस को देखना है, उसके बाद जैसा जैसा हमने किया वैसे वैसे कीजिए। एक बार नहीं, इसीलिए ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे, ये वीडियो दे रहे हैं आपको, ताकि आप जितनी बार चाहो आप उसको बैक कीजिए, देखिए और समझिए, अपनी कॉपी में उसको ड्रॉ कीजिए। राइट, क्या है, कोई परेशानी नहीं है। बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2s में 2 तो 2, 2, 4 फुल, 2p1 भरती। कार्बन
आप पी में जगह विशेष है, 5 इलेक्ट्रॉन और आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे? कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन आया। बोरोन के बाद आपने याद किया हुआ कार्बन की परमाणु संख्या 6, इसीलिए मैंने पढ़ाई, क्योंकि मुझे पता था कि आपको उन चीजों की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ मुझे पता है कि आगे इसके बिना आपका काम नहीं चलना। उतना बिल्कुल आवश्यक, मैं बिल्कुल आपके बुक को नहीं छू रही, बिल्कुल मैं टॉपिक में नहीं देख रही, चैप्टर में नहीं देख रही कि क्या है। मुझे पता है वो बहुत लेंथी है। जब आप किताब खोलेंगे तो परमाणु त्रिज्या निकालने से लेके उसकी ऊर्जा निकालने से लेके पूरा स्पेक्ट्रम हर चीज है, वो हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद अभी जितना जरूरी है, जैसे सांस लेना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, बिल्कुल उतना मैं पढ़ा रही हूँ। इसको आप बेहतर ढंग से समझिए, ताकि जब आप उन कठिन चीजों को समझेंगे तो वो समझने में आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। अब त्रिज्या पहले ही चैप्टर में परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना है हमें, त्रिज्या का नाप ज्ञात करना है हमें, ठीक। तो अब त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें तो खुद पता नहीं है कि परमाणु की त्रिज्या होती क्या है। जब तक हम परमाणु त्रिज्या आपको नहीं बताएंगे, हम वो त्रिज्या ज्ञात करने बिल्कुल नहीं जाएंगे। त्रिज्या हम तभी ज्ञात करेंगे जब आपको हम बताएंगे कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो यहाँ हम आगे बढ़े। अब है सोडियम 281। अब हम वहां नहीं जा रहे, यहीं ले रहे हैं। देखिए 2 2 4 6 4 10, ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन समाप्त। अब 3s1 जब हम लेंगे तो वह 11वां इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब हम सोडियम का लिखना है हमें, तो हमें इस 2 को नहीं रहने देना, हमें केवल 3s1 लिखकर इसको फुल स्टॉप कर लीजिए। ये यहां तक आपने लिख लिया, यानी कि सोडियम के 11 भर गए, ठीक। 12 करना है यानी कि मैग्नीशियम करना है, तो इसी को 2 कर दीजिए। अब वो वास्तविक स्थिति में आ गए, तो ये आ गया आपका 2 2 4 6 4 10 2 12 है। यहाँ पर ले लें 13 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। 3p1 14 3p2 15 3p3 16 3p4 17 3p5 18 3p6 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए ये 18 किसका होता है? आर्गन का। उसके बाद हम कहाँ चले गए? चौथी कक्षा में। ये आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। ये जो हमने सामने लिखा है वो क्या लिखा है? उसकी कक्षाओं की संख्या, यानी पहली कक्षा का S, दूसरी कक्षा का S, दूसरी कक्षा का P, तीसरी कक्षा का S, फिर तीसरी कक्षा का P, फिर तीसरी नहीं है, अब यहाँ क्या है? चौथी। तो हम यहाँ ले लें चौथी कक्षा, ये दे रहे हैं आप, इसको साफ कर, ये 4s2, और यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 2 20। ये कैल्शियम 20, ठीक। पहली कक्षा का 2, यानी कि ये समाप्त। दूसरी कक्षा में 8 यानी कौन कौन? तो ये दोनों 2s2 और 2p6। तीसरी कक्षा में भी केवल 8, 18 क्यों नहीं? उसका उत्तर यहाँ आ रहा है 18 इसलिए नहीं क्योंकि ऑब्बा कह रहा है कि हमें तीसरी कक्षा में 3s2 3p6 भरने के बाद हमें चौथी कक्षा में जाना है, और हम गए 4s2। तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन जो गया 3p6, यानी कि 6 2 8, ये वाला 8, ये 8, ये वाला 8, 3s2 3p6 का 8, ये वाला 8 शो कर रहा है। और फिर हम कहाँ गए? 4s2 में। क्लियर, ठीक। अब 4s2 भरने के बाद आप देख लीजिए हम लौट आए हैं किस कक्षा में? पुनः तीसरी कक्षा में, फिर से तीसरी कक्षा में। क्लियर है, ठीक। तो अब हम जैसे ही हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन होंगे कैल्शियम के बाद, आपने याद किया हुआ है स्कैंडियम 21। तो जैसे ही स्कैंडियम 21 में हम जाएंगे तो क्या भरेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
20 हो गए, 3D1 22, 3D2 23, 3D3 24, 3D4। चलिए अब यहाँ ये तक रहते हैं, 3D4 को ही भरते हैं। वैसे वो 5 होता है लेकिन हम 4 भरेंगे। कब तक? जब तक कि हम क्वांटम संख्या नहीं पढ़ लेते, तब तक आप 3D4 भरिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हम क्वांटम संख्या पढ़ लेंगे वैसे ही n+l का दूसरा नियम लागू होगा। वहां पर फिर हम बताएंगे, कुछ ही अपवाद है, कोई परेशानी नहीं है अभी से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम क्रोमियम 3D4 ही भरे, मैग्नीज 3D5, ठीक, आयरन 3D6, विधिवत भरिए, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब है कि ये 3D10 कब आएगा? जब हम जिंक 30 आएंगे। जब जिंक हमारा 30 आ जाएगा तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और ये 10 30, जिंक 30, 31 आएगा। अब आप समझदार हैं। 4p1 32, 4p2 33, 4p3 34, 4p4 4p5 4p6। फिर अगला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा 36 के बाद 37वां 5s1, 38वां 5s2, 38 खत्म 39, 41। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा 118वां तत्व है अनअनडेक, ठीक। चलिए तो उसको हम देखते हैं 118। तो 118 कहाँ तक जाएगा? 118 का लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो 118 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल क्रम से एक बार ये चीज आप याद भी कर सकते थे लेकिन याद रह नहीं जाता। हाँ याद रहेगा कब? जब आप आवर्त सारणी पढ़ लेंगे तो सब याद रहता है, फिर कुछ नहीं भूलता कोई। लेकिन उससे पहले आप अगर ये बनाना सीखेंगे तो ये अपने आप लिख गई। ये बनाने में कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये आपने बनाया और ये अपने आप लिखती चली गई। उंगली बस तो चलाना छोटे बच्चों जैसे उतार लेता छोटा बच्चा। हाँ ऐसा बना है, जिसको आ नहीं लिखने आता वो भी उतार लेता है कि पेन को ऐसा चलाना है। चौथी पांचवी कक्षा के बच्चे बढ़िया अंग्रेजी लिख लेते हैं, और वो जबकि उनको ABCD भी नहीं बन रही तो भी वो अंग्रेजी लिखते हैं जैसा जैसा घुमा हुआ है। बिल्कुल यहाँ तो उतना ही काम है। कितना ध्यान रखने की जरूरत है? एक बार फिर से देख लीजिए, मैं विशेष ध्यान दे रही हूँ इस पर। ये नहीं बना आपसे तो कुछ नहीं बनेगा, ये बन गया आपसे तो समझ लो आधी नैया आपने पार कर ली, अब कुछ बचा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए अपन ने 1s2 बस लिखा था, n बराबर 2 के लिए ये दोनों लिख दिए थे, n बराबर 3 के लिए 3 उपकक्षा, 4 के लिए 4 उपकक्षा। हम यहाँ लाइन ही खींचते, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा के लिए, ये तीसरी कक्षा के लिए, ये चौथी कक्षा के लिए, ये पांचवी कक्षा के लिए, ये छठवीं के लिए, ये सातवीं के लिए, ये आठवीं के लिए हमने बनाया हुआ था, ठीक। कुछ की जरूरत पड़ी कुछ की नहीं पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को जरूरत नहीं पड़ी अपन दूसरे पेज में चले जाएंगे। तो इस तरह से बनाना है, उसको तिरछे तिरछे काटना है, उसको आपस में बीच की रेखा से मिलाना है। हाँ अब है कि क्या इतना लिखने के बाद हम 118 तक पहुंच जाएंगे, ठीक। तो पहले मैं इसको साफ कर दूं। आप तो अपने बैक भी कर सकते हैं क्योंकि क्लास में तो हम पढ़ा नहीं रहे कि हम फिर से बनाकर बताएं आपको, तो कोई जरूरत नहीं है। आपको देखना है आप पीछे चले जाइए, आप फिर से देख लीजिए और उसके बाद फिर आप आगे आ जाइए। ये तो लॉकडाउन का बेनिफिट है। क्लास में पढ़ाते हम बताते, घंटी बज जाती, वर्चुअल का वो बेसुरा सा अनाउंस और परेशान होते रहते। लेकिन यहाँ कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास भी समय है, आपके पास भी समय ही समय है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर ये जो मैंने साफ किया हुआ, चलिए ठीक है, इसको भी इसको साफ कर दें। कहाँ तक थे अपन? कहाँ कितना छोड़ गया? 1s2, 2s2 और 2p6 के जस्ट बाद हमारा 3s2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
अब हम 118 को भरना चालू करते हैं। कितना भरना है? 118। ठीक, 118 भरने के लिए हम भरना चालू करें तो 1:2 देखते जाइए, आप भरते जाइए। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 के बाद 4:2 आ रहा है, देख लीजिए। 3d10 आ रहा है, फिर अपन 3d10 के बाद पहुंचते हैं 4p6 में। कितने इलेक्ट्रॉन भर गए 118 में से? तो 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36। 4p6 के बाद अपन लेते हैं 5s2 आ रहा है, आप देखते जाइएगा नीचे। 5s2, फिर आपका आता है 5s2 के बाद 4d10 आएगा, फिर आपका 5p6 आता है। 5p6 के बाद आप लेते हैं तो यहाँ पर आपका 5p6 के बाद 6s2 आएगा, और 6s2 के बाद 4f14 आ रहा है। ठीक, 4f14 के बाद हम 5d10 लेंगे, और 5d10 लेने के बाद हम लेंगे 6p6, और 6p6 के बाद आपका आता है 7s2, 7s2 के बाद 5f14, और 5f14 के बाद आप लेंगे 6d10, और 6d10 के बाद आप लेंगे 7p6। यहाँ तक भरने के बाद शायद 118, अगर मैंने सही लिखा होगा तो 118 हो गया होगा, और न लिख पाई होंगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हुआ होगा, देखे ले रहे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, फिर 5वां यहाँ से जाना शुरू हुआ, तो 2, 2, 4, 6, 4, 10, ये 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जा चुके हैं। अब आगे जो बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, तो 36, 2, 38 चले गए, 10, 48 चले गए, 6, 54 चले गए, 2, 58 चले गए, 14, 58 और 14 कितना हुआ? 68, और 4, 72 चले गए, 10, 82 चले गए, और 82 के बाद 6, 88 चले गए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई। 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36, 36, 2, 38, 10, 48, 6, 54, 2, 56, 56, 14, 70, 10, 80, हाँ 6, 86 चले गए। 86, ये 87, फिर 88 चले गए, 88 और 10, 98, 4, 102, 10, 112 और 6, 118। तो ये 118 इलेक्ट्रॉन हम भर के 118वें तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब हम बैक आते हैं। अब हमें 118वें का नहीं लिखना, 117वें का लिखना है। तो इतना लिखने के बाद 76 नहीं 75 डालेंगे। 16वें का लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 डाल देंगे, 116वें का हो जाएगा। अब हमें मान के चलो यूरेनियम का लिखना है 92, तो 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36, 2, 38, 10, 48, 6, 54, 2, 56, 14, 70, 10, 80। यहाँ तक अगर हम लिखते हैं तो ये पारा हाइड्रोजीरम का हो जाता है। फिर आपका 80, 6, 86, 86 ये आपका है एस्टेटीन का। 2, 86, 2, 88, 88, 88 के बाद आपको कितना डालना है? तो 92 आ जाएगा 4। तो हम यहाँ पर 14 की जगह 5f4 लिखकर यहाँ फुर्सत कर सकते हैं। और ये यूरेनियम जो कि आपने 10वीं में यूरेनियम, 8वीं में भी नाभिकीय संघनन, नाभिकीय विखंडन वगैरह के चर्चे आ जाते हैं। तो उसमें यूरेनियम आप वैसे भी जानते हैं, यूरेनियम बहुत ही मशहूर तत्व है, रेडियोधर्मी। तो यूरेनियम 5f4 तक में यूरेनियम आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? ठीक, समझ में आ गया होगा। आपको ना समझ में आए आप ग्रुप में कमेंट कीजिए। ठीक, हाँ, हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से
और नहीं समझ में आए तो हमेशा देखिए कि शायद पीछे का मेरे को पता नहीं है, इसीलिए मैं क्रम वाइज एक एक करके आपको मंजिल तक पहुंचाने का एक एक सीढ़ी। आप डायरेक्ट छत पर सोचोगे आखिरी वीडियो हम पढ़ लें, आखिरी क्लास हम अटेंड कर लें, तो ये संभव नहीं है। उसमें फिर आपको बहुत परेशानी जाएगी। आपको एक एक करके क्रम वाइज और यहाँ तक आना है। यहाँ तक आप पहुँच गए, अगली टॉपिक हमारी होगी, चलो कोई बात नहीं, हुंड का नियम हम पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आवर्त सारणी क्वांटम संख्या में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आवर्त सारणी बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। और आवर्त सारणी यानी कि मोसले की आवर्त सारणी आप जानेंगे तब हम मेंडलीव में चलेंगे। पहले मेंडलीव की, फिर उसके दोष पढ़ो, फिर मोसले की पढ़ो। इससे बहुत बेहतर है कि पहले मोसले की पढ़ लो, अपने आप पता चल जाए कि मेंडलीव में क्या क्या कमियां हैं। राइट, तो हम थोड़ा रिवर्स चलेंगे बुक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी कितना यूरेनियम, यहाँ 118 ना लिख के हम क्या लिख दें 92, और इसको साफ कर दें। तब तक आप समझ गए होंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना कैसे है। ये 92 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। पोटेशियम का लिखना है हमें, पोटेशियम 19, कोई दिक्कत, लिख दो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 1 19। चलो लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। और ये विन्यास बना पहली कक्षा में 2 2 लिख दें, 6 2 8 दूसरी कक्षा का 8, और ये 6 2 8 तीसरी कक्षा का, और ये 1 चौथी कक्षा। सिंपल, ठीक। ये आया आपका 2 8 8 1। मैंने प्रॉमिस किया था हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में कि 2 8 8 1 क्यों है। और मुझे लगता है कि अब आप बेहतर समझ गए होंगे कि वो कैल्शियम का 2 8 8 2 क्यों था और पोटेशियम का 2 8 8 1 क्यों है। अब ये क्यों है ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्वांटम संख्या पढ़नी पड़ेगी, और क्वांटम संख्या के बाद हम आपको बताएंगे कि ये 8 1 यहाँ क्यों चला गया, यहीं क्यों नहीं रह गया। क्लियर है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क आपको 1 से लेके 118 तक, मैं फिर से कहूँगी, लॉकडाउन तो चलो खत्म हो गया है, लेकिन चूंकि आपका विद्यालय नहीं लग रहा है और आप घर में हैं तो आपके पास पर्याप्त समय है। कुछ नहीं तो जो 4 घंटे आप बस पकड़कर स्कूल आने में और फिर बस पकड़कर स्कूल से वापस जाने में, केवल उतना समय हमें दे दीजिए, उतना हमारे विषय के लिए खर्च कर लीजिए। तो 2.5-3 घंटा, उतने की भी आवश्यकता नहीं है, वह 1 घंटे का टास्क है। 1 से लेके 118 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कॉपी में लिखना है, ग्रुप में शेयर करना है, और ये सब कार्य आप अपने लिए करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है। फिर इससे रिलेटेड टेस्ट वो तो हम ले ही लेंगे, फिर हमें पता भी चलेगा कि हाँ क्या कर चल रहा है। ओके।